क्या वाकई एएमयू और जामिया में दलितों का हक मारा जा रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर सियासत हो रही है? जिस तरह से दलितों को, ओबीसी वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिजर्वेशन देने की मांग हो रही है एएमयू और जामिया में। मौलाना असद खान फलाही साहब, एक बात यह भी जरूर दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि भाई 50% रिजर्वेशन है, तो ऐसा जताने की कोशिश की जा रही है कि मानो एएमयू और जामिया में सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुस्लिम ही पढ़ रहे हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। नॉन मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं वो इन यूनिवर्सिटीज में ज्यादा है, उनकी तादाद ज्यादा है। यानी इतना रिजर्वेशन होने के बावजूद भी मुसलमानों की हालत इस देश में इतनी बदतर है कि स्टूडेंट्स वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हकीकत तो ये। अब मैं आपको दो बातें वाज़ेह करूं। हमारे साथ यासिर जिलानी साहब भी बैठे हैं और मैं खुद। ये एएमयू और जामिया की देन है कि आज जामिया ने हमें इस लायक बनाया कि हम वहां से पास आउट होकर यहाँ डिबेट कर पा रहे हैं। नहीं तो किसी रोड किनारे कुछ सामान बेच रहे होते या कुछ और काम कर रहे होते। आपको बताऊं, लेस देन 3% हिंदुस्तान में मुसलमानों के ग्रेजुएशन का रेट है कि 3% से भी कम मुसलमानों के बच्चे जो है ग्रेजुएट हो पा रहे हैं। अब आपको आपने जो बात उठाई, बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया। आप जामिया के कई डिपार्टमेंट उठा के देखिए जहां पर 70 to 80% वो लोग हैं जो दूसरी कम्युनिटी से आते हैं लोग। और जो जामिया के खुद स्कूल हैं, जो जहां से बच्चे 12th पास आउट होकर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी उतनी सीटें नहीं फुल हो पा रही है माइनॉरिटी की। आपके बहुत जगह पे सीटें खाली रह जा रही हैं और उन खाली सीटों पे कौन आ रहे हैं? हमारे दूसरे नॉन मुस्लिम भाई। तो ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है ना कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है और यहाँ 100 आउट ऑफ 100 जो हैं सिर्फ मुसलमान पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई है ही नहीं। क्योंकि स्कूल ही नहीं है सर। देखिए, यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचने के लिए पहले आपका फाउंडेशन तो अच्छी होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय नहीं है, आपके हायर सेकेंडरी स्कूल्स नहीं है, 14 साल तक के बच्चे को स्कूल जाना नसीब नहीं हो पा रहा है। जो किसी तरह स्कूल पहुंच पा रहा है उसका हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, जो आप सच्चर कमेटी और मैं सैयद शहाबुद्दीन मरूम की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। तो जब आप इन सब चीजों के तनाजुर में आप जब इन चीजों को देखोगे तो आपको यह महसूस होगा कि ये इस तरह के बयानात सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी को और वोट का पोलराइजेशन करने के लिए किया गया। इससे ना तो मुसलमानों का भला होने वाला है, ना दलितों का भला होने वाला है। अगर यह हुआ भी तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा आपको पता है? सिर्फ अपर कास्ट का होगा और किसी का नहीं होगा। ये बात देव सही है क्या कि सबसे ज्यादा नुकसान अपर कास्ट होगा? क्योंकि जनरल की फिर तो जगह जनरल कैटेगरी के लिए बचेगी ही नहीं। देखिए एक शिकवा है, इसको बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि अब ये आप पूछोगे इनसे कि इनकी सरकार ये है, ये लाए पार्लियामेंट में लेके आए, बिल लेके आए, पारित कर दें, कर दें खत्म, तो फिर ये बोलेंगे कि अभी ये सब जुडिस मैटर है, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है राम मंदिर के मुद्दे पर जैसी सियासत फिर ये तो वही मामला हो गया देवाशीष का कि राम मंदिर का मुद्दा क्योंकि अदालत तय करेगी, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन बयानबाजी आरक्षण की स्थिति और एजुकेशन देवाशीष का कंप्लीट हो जाए उसके बाद आरक्षण की और एजुकेशन की स्थिति इतनी भयावह है इस देश में कि अभी नीट के एग्जाम में मेडिकल एजुकेशन में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो फीस है वो 17 लाख से 35 लाख कर दी गई। अब आप बताइए, हमारे और आप जैसे लोग क्या अपने बच्चों को 17 लाख 32 लाख में सालाना रुपए की फीस देके मेडिकल में एजुकेशन दिलवा सकते हैं? ये तो स्थिति है इस समय देश में। ऊपर से ये मेरे पास आज 1 जुलाई, ये देखिए 1 जुलाई का पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय का ये नोटिफिकेशन है। इसमें देखिए 51 वैकेंसी निकली हुई है प्रोफेसर की, 51, 5 पीडब्ल्यूडी की, 1 ओबीसी, यानी यूआर अनरिजर्व 51, पीडब्ल्यूडी की 5 और ओबीसी की 1, एससी एसटी 0। मेरे पास इसके अलावा इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय और इसके अलावा तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय। 300 से ज्यादा 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज का डेटा मैं दिखा रहा हूं, नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का। इन 300 से ज्यादा पोस्ट में आपको पता है एससी एसटी का रिजर्वेशन का कोटा कितना है? 000। तो आरक्षण की स्थिति यह है कि इन्होंने हायर एजुकेशन में, भारतीय जनता पार्टी ने हायर एजुकेशन में एससी एसटी की संख्या 0 कर दी। दलितों को रिजर्वेशन मिलने से कुछ भला होगा या नहीं होगा भाई? सीधा सवाल। देखिए कहने की बात यह है कि इनके पास तमाम इतने संसाधन है जहां पर ये आरक्षण का कोटा पूरा नहीं कर रहे हैं। बैकलॉग की भर्तियां 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 20 राज्यों में। मुझे एक राज्य का नाम बता दी जहां पर बैकलॉग की भर्तियां पूरी करी गई है। कहीं नहीं कि 2 साल से ज्यादा जो पद खाली पड़े हुए उनको सरकार बोलती है अब उनको खत्म कर देंगे। तो ये तो इस सरकार की नीति है, पकौड़ा रोजगार सरकार की नीति है। उसके बाद की बात को वाज़ेह कर दूं, क्या वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है जिनको फिल नहीं किया जा रहा है, जानबूझ के नहीं किया जा रहा है। देवाशीष जो बात कर रहे हैं, यानी फिर जामिया और एएमयू से क्योंकि मुसलमानों का नाम जुड़ा हुआ है, माइनॉरिटीज का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको टारगेट किया जा रहा है क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं है ऐसा। देवाशीष जो है
बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो आंकड़ा ये इनके पार्टी हेडक्वार्टर से आंकड़ा आता है और ये बताते हैं। अरे सर, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि मौजूदा सरकार, अरे सुन लीजिए, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आप अच्छे सुनने वाले हैं, सुनिए। ये देखिए क्या है कि मौजूदा सरकार या जो संगठन है भाजपा, वो अगर दलितों की बात करता है तो इन लोगों के पेट पे दर्द होने लगता है। आप बता दीजिए, आप तो सरकार में रहे, आपकी बहन जी मुख्यमंत्री रही कई बार उत्तर प्रदेश। सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए, अरे आपने क्या किया मैं बताता हूं। आपने सिर्फ सारे सुन लीजिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्व, मैंने सुना आपको 136 करोड़ रुपए सिर्फ इनकी सरकार ने मूर्ति पे नोएडा में खर्च कर दिया। कोई एक दलित इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम बता दीजिए आपके टाइम में जो इंडस्ट्री खड़ा कर पाया दलित। आप दलित के मसीहा बनते हैं और आप दलितों की बात करते हैं। जब भी मौजूदा सरकार या भाजपा वंचित और जो समाज से सबसे पिछड़ा वर्ग है उसकी बात करती है तो आपके पेट में दर्द होने लगता है। ये गलत बात कह रहे हैं, आप गलत बात कह रहे हैं। बिल्कुल आपके पास आंकड़ा जीरो क्यों गलत है। जीरो क्यों है? आज सरकार ने मुद्रा योजना मेरा आंकड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय जीरो, इंदिरा गांधी ने हर बैंक जीरो, सुन लीजिए, आपका आंकड़ा सुन लीजिए। मुद्रा योजना के अकॉर्डिंग मौजूदा सरकार ने हर जिले के बैंक को यह फरमान जारी किया कि एक एससी, एक एसटी, एक महिला को लोन मिलना चाहिए। 140 करोड़ रुपए सिर्फ आप लोगों को सरकार ने दिया है। आप जिसके मसीहा बनते हैं, आंकड़ा आप भी नहीं। मैं बता दूं इनको, देखिए अगर सरकार एक स्टेप ले रही है, आपका सवाल था कि क्या मुसलमानों से रिलेटेड वो जगह एमयू और जामिया है, मैं बिल्कुल इस बात को इसमें जोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि जामिया और एमयू दो ऐसे इदारे हैं जो मुसलमानों के लिए, जो भी आज हिंदुस्तान का मुसलमान दिख रहा है वो उनकी देन है। लेकिन मेरे ऑफकोर्स हम वहां से, लेकिन जो हमारे रहनुमा रहे, जो हमारे लीडर रहे, उन्होंने क्या किया कि सिर्फ वही दो इदारे रह गए। क्या क्यों नहीं उन सरकारों से, तो अब तो वो भी नागवार गुजर रहा है ना, नहीं, लेकिन क्या किया? 4 साल गुजर रहा है, 4 की मौजूदा सरकार में कैसे मिल रहा है, ये खल रहा है। लेकिन आप शोषित और वंचित के लिए फिर आप तुष्टीकरण क्यों करते हैं? हाँ। आप क्यों कहते हैं, क्यों रोते हैं कि दलितों का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, दलित भाई तो हाशिए में, दलित के लिए कौन सोचेगा? जब सरकार सोच रही है तो आपको देवाशीष जैसे लोग हैं, उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। एक मिनट गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आपकी सरकार मुसलमानों के एम्पावरमेंट की बात करती है, जहां पर ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन है, और आपके सामने सारे डेटा मौजूद हैं। तमाम जो पैनलिस्ट हैं वो ये बात कह रहे हैं, और ये बात बिल्कुल 100% सच है कि तब भी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं हो पा रहा है। हालत इतनी बदतर है कम्युनिटी की, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एएमयू और जामिया को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी सियासत चमकाने के लिए, क्योंकि वो 50% रिजर्वेशन खल रहा है। देखो समीर भाई, मैंने एक बात कही थी जिसको आप लोगों ने पूरी ध्यान से सुना नहीं। राइट टू एजुकेशन की समस्या क्या होगी, उसमें धीरे धीरे अलग अलग कम्युनिटीज को माइनॉरिटी स्टेटस मांग रहे हैं लोग। कर्नाटक में लिंगायत मांग रहे हैं, पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण परमहंस वाले मांग रहे हैं कि हमें माइनॉरिटी स्टेटस दे दो, वहां से क्या रिजर्वेशन दलितों का और सब चला जाएगा। तो मैं कह रहा हूं समस्याओं को इतनी आसानी से केवल कानूनी दाव पेच से नहीं देखना चाहिए, उसकी लार्जर इम्प्लीकेशन को देखना चाहिए। कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन एक तरीके से, मैं इसका जरा जवाब नहीं, आप सुनिए, क्या लिंगायत के जो कर्नाटक के 150-200 इंस्टीट्यूशंस हैं वो माइनॉरिटी स्टेटस हो जाएंगे तो क्या वहां से दलितों का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा? जो रामकृष्ण परमहंस मिशन के पश्चिम बंगाल नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको राइट टू एजुकेशन में माइनॉरिटी स्टेटस चाहिए, मांग रहे हैं, कोर्ट भी बात कर रहा है, तो क्या उनमें से दलितों का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा? तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं बात करेंगे आप? तो मैं कह रहा हूं कि सर अदालत तय करेगी ना, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है। या तो देखिए दो काम हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप लोग इंतजार करें या संसद के जरिए कानून बनवा लें, जो काम इंदिरा गांधी ने 1981 में किया था। आप क्या करने जा रहे हैं वो बताइए ना। बयानबाजियां बहुत होती हैं हर मसले पर। मैं बता देता हूं अग्रवाल साहब, नहीं मैं बस सुन लो फिर मैं क्या करने जा रहे हैं हम। पहली बात सुन लो, नहीं सुन तो लो। हम ये कहने जा रहे हैं कि जो कानून देश का है वो तो कानून के हिसाब से चलेगा।
कोई व्यक्ति राजा चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री या XYZ उस कानून को अपने हिसाब से नहीं बदल सकता। कानून के हिसाब से वर्तमान में कानून है, इंस्टीट्यूशन उसी के हिसाब से चलेंगे। लेकिन देश में एक बड़ा चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, क्या हम लोग अचीव कर। आप खुद ही कह रहे हो कि मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के बाद भी वो लोग मिल ही नहीं रहे, वहां तक पहुंच ही नहीं रहे। तो क्या जो पॉलिसी देश ने चलाई, जिस तरह से चल रही थी, क्या उसने रिजल्ट दिया? क्या उन्होंने मुस्लिमों को, माइनॉरिटी को अपलिफ्टमेंट किया? सच्चर कमेटी में आप ये कहते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप बात करते हो, ट्रिपल तलाक को डिनाउंस करते हो। तो ये जो लीडर है ना माइनॉरिटी के, सबसे ज्यादा नुकसान वही अपनी कम्युनिटी का कर रहे हैं। मैंने मान लिया कि अब तक जितने माइनॉरिटीज के लीडर हुए उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, चर्चा करनी चाहिए, उनकी वजह से आज कम्युनिटी की हालत है। लेकिन आप रिजर्वेशन खत्म करके सुधारेंगे कैसे? रुश्दी साहब, क्या ये बड़ा सवाल है? या तो फिर हमारे पास खत्म कर रहे हैं, हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी हमें दिखाई जाती को खत्म करना कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, रिजर्वेशन तो खत्म हो जाएगा लेकिन कम्युनिटी एकदम एम्पावर्ड हो जाएगी। डिबेट का हिस्सा बनने का वो भी मौका कुछ दिया नजर नहीं आ रहा कि जिस डिबेट में मैं बहुत शुक्रगुजार हूं समीर भाई कि आपने मुझे ऐसे डिबेट का हिस्सा बनने का मौका दिया कि जिस डिबेट में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के अलावा भी कुछ अफराद ऐसे बैठे हैं कि जो वाकई दलितों के लिए हमदर्दी रखते हैं। हम उनको दिल से मुबारकबाद दे रहे हैं, उसको तंज न समझें। लेकिन हम जिस उत्तर प्रदेश से बैठ करके आपसे मुखातिब हैं और जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने AMU में आरक्षण की बात उठाई है, जरा उसकी वास्तविकता भी जान लीजिए। जिस दलित समाज में कोई पैदा हुआ है वही उसका दर्द जानता है, और उत्तर प्रदेश से साधारण दलितों ने नहीं आवाज उठाई है। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए 1 नहीं 2 नहीं 6 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार के आचरण पर और उसकी सरकार की विफलताओं और व्याप्त भ्रष्टाचार और दलितों पर हो रहे लगातार हमलों के ऊपर सार्वजनिक रैली की है। स्टूडियो में बैठकर दलितों के प्रति आपका प्रेम हम बधाई देते हैं, लेकिन गलत तस्वीर न पेश कीजिए। पूरा मुल्क इस चैनल को देख रहा है। हम दलितों के आरक्षण के समर्थक हैं, साथ ही साथ दलितों के सुरक्षा का हम आपसे वादा चाहते हैं, और सरकार को भी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में दलितों की सुरक्षा पे भी काम करे। 6 दलित सांसदों ने उठाया है सवाल, मुख्यमंत्री डांट के भगा देते हैं, पर्चा फाड़ देते हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। और हम बधाई देना चाहते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को और बहन सुश्री कुमारी मायावती जी को कि जरा सी राजनीतिक हरकत की है। इस देश का जो सबसे बड़ा राजनीतिक कुनबा जो आरक्षण का खुला विरोधी है, आज आरक्षण के समर्थन में बोल रहा है। हम बधाई देते हैं अखिलेश जी को, बहन कुमारी मायावती जी को। खुले विरोधी हो आप आरक्षण के, आप पूरा दुनिया जानती है, ये देश जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो बताया जा रहा है रिजर्वेशन दलितों को दिया जाए इन दोनों जगहों पर, आप लोग ये चाहते हैं कि हो ऐसा या ना हो, है कि जिसके चलते लेकिन राजनीति की भेंट न चढ़े। दलितों को आरक्षण का संविधान के अनुसार दलितों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और साथ ही साथ दलितों की सुरक्षा की भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, जामिया और AMU में भी मिलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं रुश्दी साहब? क्या हो ये बताइए। चाहिए हाँ रुश्दी साहब, चाहिए तो चांद चाहिए, दे क्या रहे हो आप? ठीक रुश्दी साहब जवाब दीजिए। देने की सलाहियत किसके पास है? देने के इख्तियारात किसके नहीं पास होना है? चाहिए या नहीं होना चाहिए तो बताइए ना। लागू नहीं हो रहा है जामिया और AMU में दलितों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया जाए या ना दिया जाए? मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। अगर AMU में आरक्षण मिलना चाहिए था तो 4 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? और अगर AMU में आरक्षण का प्रावधान है तो हम उसका हम उसका समर्थन करते हैं। सिर्फ AMU में ही नहीं, देश के हर शिक्षण संस्थानों में। और आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर जवाब दे रहे हैं तो हमारे एक बहुत छोटे से साधारण प्रश्न का जवाब दे दीजिए। जिन संस्थानों में आप आरक्षण दे चुके हैं, सिर्फ बता दीजिए आज हमारे देश में प्रमोशन का जवाब दे दीजिए श्रीमान जी। ठीक, फिर आगे बताइए। मशकूर उस्मानी जुड़ गए हमारे साथ। आज आप अभी आप बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता को कह रहे थे। मशकूर, हम पूछ रहे हैं आपसे सवाल। मशकूर ये बताइए, आप बता दीजिए। मशकूर ये बताइए, जब बार बार ये बात कही जाती है कि AMU में, जामिया में रिजर्वेशन होने के बावजूद भी उतने मुसलमान स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई सूरत हाल मुमकिन हो सकती है कि दलितों को, पिछड़ों को उन सीटों तक पहुंचाया जाए रिजर्वेशन देकर? देखिए समीर भाई, देखिए
सबसे पहले जो डिबेट जो स्टार्ट हुई आपकी, ठीक है, तो डिबेट स्टार्ट होने के बाद जो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने एक बात कहा कि संविधान में इस बात का प्रावधान नहीं है कि किसी भी तरह के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप संविधान पढ़िए। आर्टिकल 30 माइनॉरिटी राइट्स के बारे में कहता है, आर्टिकल 29 माइनॉरिटी राइट्स के बारे में कहता है। आप पढ़िए, आपको मालूम नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, ये योगी जी जो इस तरह का बयान देते हैं, जी हेलो जी बोलिए जी, योगी जी जो इस तरह का बयान देते हैं, ऐसा लगता है कि इलेक्शन कैंपेन में हो। मैं बताना चाहूंगा बीजेपी के सारे लोगों, सारे नेताओं से, योगी जी से भी या मोदी जी से भी, ऐसा लग रहा है कि पिछले 4 साल से इलेक्शन कैंपेन ही कर रहे हैं। आप कैंपेन मोड से बाहर कब निकलेंगे ये बताइए। तो संविधान है, संविधान का पालन कीजिए। जहां तक बात रिजर्वेशन की रही, दलित रिजर्वेशन की, दलितों को हमने अपने दिल से लगाया है। आज हिंदुस्तान का दलित, हिंदुस्तान का मुसलमान हाशिए पे खड़ा है। आप दलित और मुसलमानों को लड़ाने का काम मत कीजिए। लेकिन मशकूर, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि जामिया और एएमयू में मुसलमान स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाते, बहुत सारी सीट्स फिर भी नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के पास ही जाती है। तो क्या वो जगहें दलितों और ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट्स को दिलाई जा सकती हैं क्या रिजर्वेशन देकर? ये सवाल था फलाही साहब, इसका जवाब है क्या? देखिए, पहली बात तो जितने भी यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, पहले माइनॉरिटी की डेफिनेशन समझनी चाहिए कि माइनॉरिटी है कौन। जैसे अभी बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन जो बता रहे थे कि लिंगायत वाला, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई हिंदू भाई, हमारे देश के कुछ नेता ये साबित करने की कोशिश करते हैं माइनॉरिटी मतलब मुसलमान। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है। इसीलिए मैं माइनॉरिटी को डिफाइन कर दूं कि हमारे संविधान ने 2 ही तरह की माइनॉरिटी को डिफाइन किया है, एक भाषा के आधार पर माइनॉरिटी और एक धर्म के आधार पर माइनॉरिटी। अब अगर कोई हिंदी बोलने वाला पंजाब में जाकर, 1 मिनट अब कंप्लीट करने दें, अब वहां हिंदी बोलने वाला अगर कोई पंजाब में जाके स्कूल बनाता है तो उसे माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा। आपको पता है? ठीक इसी तरीके से अगर साउथ में जाकर हिंदी स्पोक्स पर्सन, वो हिंदी बोलने वाला, स्पीकिंग वाला वहां बनाता तो उसे नहीं, अगर नॉर्थ साउथ वाला, दिल्ली वाला या उर्दू भाषा जहां पे या हिंदी ये बोलिए, वहां अगर कोई तमिल या और दूसरी भाषा का स्कूल बनाता है तो उसे माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाएगा। ये है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिफाइन करता है। जो ये दिखा दिया गया ना माइनॉरिटी का मतलब जो है सिर्फ मुसलमान है, ये गलत है। ये तो मैंने भाषा के आधार पर गलत है। अब आइए धर्म के आधार पर, समीर भाई धर्म के आधार। अब अगर कोई हिंदू भाई हमारा नॉर्थ ईस्ट में जाके कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी बनाता है तो नॉर्थ ईस्ट में वो बनने वाली यूनिवर्सिटी और वो स्कूल माइनॉरिटी के उसमें दर्जे में आएगा, क्योंकि वहां कौन मानने वाले हैं लोग ज्यादा? क्रिश्चियन और दूसरे। ये तो मैंने अब सर आपके सवाल का जवाब अभी भी रह गया। मैं तो यही कह रहा था। यासिर कुछ ऐड करना चाहिए, यासिर बोलिए जी। मशकूर, आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे? आपकी आवाज आ रही है। आप बताइए, आप सदर हैं इस वक्त, क्या आपको लगता है कि जो जिनका हक है, जिनके हकूक के लिए हिंदुस्तान एक जमाने से लड़ रहा है, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनको आप अपने यूनिवर्सिटी में उनका हक देंगे, दिलाने में मदद करेंगे? क्योंकि आप वहां के सदर हैं। हाँ। यही सवाल मेरा भी था। और मशहूर देखिए यासिर जिलानी साहब, आप अभी सरकार में हैं, बीजेपी की सरकार है। मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द से जल्द आ जाए। और एक सेकेंड और आप जो केवल में जो हमारा एफिडेविट था जो यूपीए की सरकार ने लगाया, तो उसको वापस लिया, उसको दोबारा से लगा दीजिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे दीजिए। इसके बाद चाहे तो आप दलित रिजर्वेशन दे दीजिए। नहीं, उस पर तो सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है ना। आप नजीर पेश करिए ना। उन्होंने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का हम विरोध नहीं करेंगे। पुरानी सरकार ने किया था, इस सरकार ने क्लियर कर दिया कि हम नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं, तो आप नजीर पेश करिए ना। आप आगे बढ़ के आइए, आप सदर हैं, आपका बड़ा नाम हो जाएगा कि आपने एक ऐसा मिसाल कायम करेंगे हिंदुस्तान के इतिहास में। आपका नाम स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा मशकूर। जिस तरीके से आप दूसरे मुद्दों को बहुत जबरदस्ती से उठाते हैं, बहुत शानदार तरीके से उठाते हैं, आप इस मुद्दे को खुद आगे क्यों नहीं बढ़ाते? बिल्कुल हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, आप एफिडेविट दे दीजिए,
पॉजिटिव वे में। अरे मेरी सरकार है, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ मशकूर। देवाशीष, लेकिन सरकार तो क्लियर कर चुकी है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना उस फैसले के साथ है। सारा काम अब तो सुप्रीम कोर्ट के या तो हम फैसले का इंतजार करें या संसद के जरिए कानून बनाएं। उसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो तो फिजूल की बयानबाजी है या नहीं है? सरकार आती है, सरकार चली जाती है, सरकार के आने जाने से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन तब तक नहीं बदली जाती है तो संविधान जब तक पार्लियामेंट में कोई बिल लाके उसको बदल नहीं दिया जी, ठीक है। तो ये तो केवल शुफूका है, ये केवल बात छोड़ दी गई है। और अगर वास्तव में अगर आरक्षण के प्रति वफादारी है भारतीय जनता पार्टी में जरा से भी, तो आप मुझे बताइए जितनी संस्थान दिए गए पहले ऑलरेडी क्या कहते हैं बहुत सारे संस्थान जहां पर आरक्षण को लागू नहीं किया जा रहा। देश में एक भी सुप्रीम कोर्ट का एक भी वकील, एक भी जज दलित समाज से नहीं है। 24 हाई कोर्ट है, 24 हाई कोर्ट में एक भी जज दलित समाज से नहीं है। 85 सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स टूट गया, 4 हिस्सों का टूट गया। अरे क्या बात कर रहे हैं, आपके लिए टूट गया? मुझे काम बताइए एक बार। अरे आपके लिए टूट गया 200 करोड़ रुपए, सिर्फ 200 करोड़ रुपए दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपके लोगों को व्यवसाय के लिए लोन दे दी गई। सरकार का गुणगान नहीं करेंगे, हर जगह पर सरकार को आप सरकार को टारगेट करने के लिए देवाशीष, आपके कहने का क्या मतलब है? जिस तरह से एसपी बीएसपी महागठबंधन यूपी में हुआ और उसके बाद कयास लगाया जाने लगा कि भाई मुस्लिम, दलित, ओबीसी, पिछड़े सब साथ आ रहे हैं, ये उसका जवाब है क्या? देखिए कैराना, नूरपुर अभी, फूलपुर, गोरखपुर अभी इनके पास क्या मामला? इनके पास मुद्दा बचा है कि हम ओबीसी को 3 हिस्सों में तोड़ देंगे, अब हम दलितों को मुसलमान से लड़ा देंगे। देखिए अंग्रेजों से भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज सीख ली है, फूट डालो राज करो। पहले इस समाज को, इस देश में जो समाज था उसको 6000 से ज्यादा जातियों में विभाजित किया गया। बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से सब जातियों को एक किया और उसको SC ST OBC में उसको दिया, उनको माइनॉरिटीज को अधिकार दिए। अब ये कहते हैं कि हमारा काम चल नहीं रहा, अगर सामाजिक क्रांति की जाएगी तो हमें कोई पूछेगा नहीं, हमारी सत्ता वापस नहीं आएगी, इसलिए क्या करो इन जातियों को फिर से लड़ा दो आपस में, उसी का काम। 4 साल में ही नहीं ध्यान आ गया, ये 4 साल में ध्यान आ गया, 4 साल में तो आया ये, अब यही से सीधा काम करा है। और क्या करा है? इस तरह की बात कर रहे हैं आप, क्या करा है? 4 साल में ही लड़ाने की कोशिश है। यहाँ मुद्दा अकलियती किरदार की बात पर हो रहा था, AMU का और जामिया का। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए फॉर्म किया गया, उसने इन दोनों ही इदारों को अकलियती किरदार दिया है। ठीक है, तो इस तो चैलेंज तो हर चीज की जा सकती है कोर्ट के अंदर, लेकिन सरकार नहीं करा हुआ है। हाँ तो नहीं, लेकिन नेशनल वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम उसके खिलाफ नहीं बात कर सकते ना, जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, और वो एक इदारे को माइनॉरिटी इदारा बता रही है, तो कहीं ना कहीं उसके रिसर्च में और उसके फैसले में, उसके वर्डिक्ट में सच्चाई है, तभी तो उसने ये बात कही। तो ये इसी तरीके, और ये सिर्फ जामिया और अलीगढ़ को नहीं दिए हैं, सिखों के, क्रिश्चियंस के, पारसियों के, बहुत सारों को दिए। प्रॉब्लम क्या हुई जो अभी देवाशीष जी कह रहे हैं कि एक क्लैश और एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके एक, ताकि डिवाइड एंड रूल किया जा सके, और उसका नहीं बीजेपी नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी ने करी है। नहीं, देखिए आपका आप कम से कम जो अग्रवाल साहब ठीक है, उसको सराहिए, ठीक है, बिल्कुल सराहिए। अग्रवाल साहब क्या ये माने कि सरकार बिल्कुल तय कर चुकी है कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो खत्म होना चाहिए, ये मान लें हम? देखिए मैं आप नहीं, देखिए बात सुनिए, यहाँ पे माइनॉरिटी की डेफिनेशन दी, वो माइनॉरिटी कमीशन ने यह डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको डिफाइन किया, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन में एक पावर को हटा दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसको डिफाइन करेगी कौन सी माइनॉरिटी है कम्युनिटी, लिंग्विस्टिक और उस बेस पे नहीं है। कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी स्टेटस नहीं पा रहे, नॉर्थ ईस्ट में हिंदू माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, वहां पे कुछ प्रदेशों में 98% क्रिश्चियंस हैं, वो भी माइनॉरिटी है। तो पहले आप केंद्र पे और स्टेट पर आ गए प्रदेश पर, मैंने इसीलिए आपको वादे करी थी ये बात कि 2 ही तरह की माइनॉरिटी हो सकती है हिंदुस्तान के अंदर। सुनो मेरी बात तो भाषा की बुनियाद पर या धर्म के आधार पर, अब स्टेट उसको डिफाइन करेगा और केंद्र उसको डिफाइन करेगा। अग्रवाल साहब, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए ना, वो रोक दिया है, या फिर आप सरकार के नहीं, वो रोक दिया, सरकार के बिना पर संसद के जरिए कुछ करने जा रहे हैं? हम तो
नहीं नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर इंतजार करेंगे। हम लोग यह जो डिमांड खत्म हो गई ना बात। सिलेक्टिव सोच के लिए एक शेर बहुत जरूरी है। डिबेट को खत्म करते हैं। जो दलित कमीशन है, मंजिल तो खुश नसीबों में तकसीम हो चुकी, इस बात को कुछ खुश ख्याल लोग अभी तक सफर में हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि हम सफर में हैं और हमारा जो सामने रास्ता है वो बहुत जल्दी मिलने वाला है। भूल जाइए, अभी कुछ नहीं मिलेगा। 2019 शुक्रिया, सरकार बन रही है। तो जमकर वो 2019 का आपने सही जिक्र किया। 2019 से पहले वाली जो सियासत है ना, वो तो नजर आ रही है, लेकिन बहुत कुछ होने जा रहा है या सरकार संसद के जरिए कानून बनाने जा रही है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ सियासत इस पर जमकर जोरों पर हो रही है। असल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार ही सबको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए देखते रहें News 18 उर्दू। शब बखैर।